5 मई 2020 दुनिया भर में कोविड-19 के वायरस का खौफ फैल चुका था। इंडिया में लॉकडाउन से लाखों लोग परेशान थे और कुछ गरीबी से तो कुछ बीमारी से। अब ऐसा टाइम आ चुका था जब ये बात भी आम हो गई थी कि वायरस चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। इसी 5 मई के दिन जब देश और दुनिया में कोविड से लोग परेशान थे, तब इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर जगह जगह पर स्क्रिमिशेस शुरू होते हैं। ये स्क्रिमिशेस होते हैं गलवान वैली और पैंगोंग लेक पर। इसमें 20 इंडियन सोल्जर्स की जान भी चली जाती है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी चाइना अपनी तरफ की कैजुअल्टीज के बारे में कोई न्यूज रिलीज नहीं करता है। दोनों कंट्रीज के बीच एक फिजिकल लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। ऑल्दो इंडिया और चाइना के पिछले कुछ सालों में रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हों, लेकिन 1962 के वॉर के बाद बात कभी वॉयलेंट स्टेज पर नहीं पहुंची। गलवान 2020 की घटना एक वाटरशेड मोमेंट थी इंडो चाइना रिलेशंस में, जिसके बाद दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स एक स्टैंड ऑफ पोजीशन में थे। लगभग 2 महीनों तक गलवान में डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स पॉसिबल नहीं हो पाया था, जबकि पैंगोंग लेक पर तो 1.5 साल का समय लगा डिसएंगेजमेंट के लिए। एज ऑफ 2023 चाइना हैज कंफर्म्ड कि वो पैंगोंग साउ लेक को नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट करने वाला ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन गलवान में हुए क्लैशेस का सीधा नतीजा है। खैर, इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस इतने खराब कैसे हुए? ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री जिसने मिड 20th सेंचुरी में चाइना को रिकॉग्नाइज किया था। आज बात होगी इंडिया चाइना रिलेशंस की, फ्रॉम हिंदी चीनी भाई भाई टू गलवान क्लैशेस ऑफ 2020। वेलकम टू द वर्ल्ड कास्ट, आपका अपना इंटरनेशनल पॉडकास्ट। कहानी की शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेंचुरी से। यह ऐसा दौर था जब भारत और चाइना के बीच के एंशिएंट ट्रेड राउट्स फ्लरिश कर रहे थे। एक सिल्क रूट था जिससे चाइना और इंडिया के बीच ट्रेड चलता था। इसके इतिहास हमारे कल्चर और ट्रेड की पुरानी स्टोरीज में मौजूद है। ये रूट्स भारत और चाइना के बीच नॉट ओनली ट्रेड को बढ़ाने के लिए थे, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज और धार्मिक संवाद को भी प्रमोट करते थे। इंडियन ट्रेडर्स और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स चाइना जाकर वहां के बिजनेस और नॉलेज को सीखने के लिए जाते थे। बुद्धिज्म का प्रचार करते हुए इंडियन मॉन्क्स ने चाइना में अपने धार्मिक ज्ञान को प्रमोट किया, जिसे चाइनीज सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिला। The two civilizations exchanged not only goods but also ideas, leading to a rich exchange of art, philosophy and scientific knowledge. अब टाइम ट्रैवल करके लेट्स टॉक अबाउट द colonial times, जब दोनों इंडिया और चाइना पर ब्रिटिश कंट्रोल हुआ करता था। ब्रिटिश colonial पीरियड में इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस में एक पैराडाइम शिफ्ट आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस के चलते इंडिया और चाइना के बीच इकोनॉमिक टाइज में बदलाव आया। ओपीएम ट्रेड ने टेंशंस को बढ़ा दिया। इसके थ्रू इंडिया से ओपीएम एक्सपोर्ट चाइना में तो होता था। This eventually led to the opium wars between China and Britain in the mid-19th century. ब्रिटिश colonial रूल के दौरान इंडिया और चाइना के अपने इंटरनल इश्यूज ने दोनों देशों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने में रुकावट डाली। ब्रिटिश के एग्जिट के बाद दोनों देश अपने आजादी और नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, लेकिन पोस्ट 1947 के बाद भी भारत और चाइना के बीच के रिलेशंस में इनिशियली हार्मनी और कोऑपरेशन बनी रही। इन द अर्ली डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों कंट्रीज स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करने की पक्ष में थे। लेकिन पोस्ट 1959 एंड द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 द डायनामिक्स चेंज्ड ड्रास्टिकली, लीडिंग टू अ सीरीज ऑफ चैलेंजेस इन देयर बायलैटरल रिलेशंस। Let's discuss this very crucial stage between India and China relations and most probably the moment in the history of these two great nations जिसने हिस्ट्री को बदल के रख दिया। 1947 के बाद इंडिया और चाइना के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनिशियली पॉजिटिव थे। पंचशील एग्रीमेंट के तहत पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की प्रिंसिपल पर दोनों देश ने मिलकर इंडिया और चाइना के बीच फ्रेंडली रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने का इरादा किया। इंडिया ने चाइना के यूनाइटेड नेशंस में एंट्री को सपोर्ट किया, जिससे दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एशियन अलायंस बन सके। नेहरू, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, ने चाइना के साथ दोस्ती और कोऑपरेशन को बढ़ाने का विजन रखा और उसके फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना। लेकिन 1959 में जब तिब्बत इशू उठा और दलाई लामा असाइलम लेने इंडिया आए, तब टेंशंस बढ़ गई। इंडिया ने दलाई लामा को असाइलम दिया, जिससे चाइना को लगता था कि इंडिया तिब्बत के इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व हो रहा है। ये सिचुएशन 1962 में एक फुल स्केल वॉर में बदल गई, जिसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एक बिटर वॉर के बाद चाइना की जीत हुई। इस वॉर के बाद अक्साई चीन एरिया में चाइना का कंट्रोल रहा। ये कॉन्फ्लिक्ट एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया चाइना रिलेशंस में, जिससे डीप सीटेड मिसट्रस्ट और एक लंबे समय तक चलने वाले बॉर्डर डिस्प्यूट्स का आगाज हुआ। इसके बाद पीएम नेहरू की मौत हो जाती है
नेहरू की मौत 1964 में एक शिफ्ट लाई इंडिया के अप्रोच में चाइना के प्रति। पोस्ट नेहरू पीरियड में बॉर्डर डिस्प्यूट से लेकर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तक काफी कॉम्प्लेक्स इश्यूज आए। सिर्फ 1980s में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के दौरान कोशिश की गई थी कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशंस कम करने की। राजीव गांधी का चाइना में 1988 में किया गया विजिट एक लैंडमार्क मोमेंट था, जो इंडिया चाइना रिलेशंस में एक फ्रेश स्टार्ट को सिंबलाइज करता था। दोनों देश ने बॉर्डर के पास शांति बनाए रखने के लिए एग्रीमेंट साइन किए और एक नए दौर को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। लेकिन डिस्पाइट दीस एफर्ट्स, 1962 की जंग के निशान और बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऑनगोइंग चैलेंजेस ने बायलैटरल रिलेशंस पर एक डार्क शैडो बना के रखा था, जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। अब चूंकि आपको एक बैकग्राउंड मिल गया है इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में, आगे की कहानी समझते हैं। दोस्तों, ये पूरी लड़ाई लैंड की है और दोनों ही कंट्रीज अपने अपने ज्योग्राफिकल एरियाज को सिक्योर करने में लगे हैं। तो आपको भी ये इशू समझना है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस के थ्रू इस टॉपिक में एक डीप डाइव करते हैं। सो विच आर द लोकेशंस जहां इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस रेज होते रहते हैं? सबसे पहले आता है लद्दाख एरिया। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक और ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल रीजन है, लेकिन ये भी एक मेन पॉइंट है इंडिया और चाइना के बीच के डिस्प्यूट्स का। पैंगोंग साओ लेक और गलवान वैली दोनों ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां रीसेंट क्लैशेस हुए थे। पैंगोंग साओ लेक पर चाइना ने एक नॉर्थ टू साउथ ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है, जिसे इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है क्योंकि ये भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ा सकता है। अगला जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है अक्साई चीन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सीधे सीधे कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला एरिया है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि 62 के वॉर के बाद चाइना का इस एरिया पे कंट्रोल है, लेकिन इंडिया भी इसे अपनी टेरिटरी मानता है। नेक्स्ट लोकेशन इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक स्टेट है, जिस पर हमेशा से चाइना की नजर रही है। चाइना पर यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्फिल्ट्रेट करने का आरोप भी लगाया गया है। यह एरिया इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक और सेंटिमेंटली इंपॉर्टेंट है। इंडिया इसे अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है, जबकि चाइना इसे अपना टेरिटरी डिक्लेयर करता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोकलाम। डोकलाम, जो कि भूटान, चाइना और सिक्किम के बीच एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है। यह भी एक एरिया है जहां इंडिया और चाइना के बीच टेंशन बढ़ गई थी। 2017 में इंडिया ने डोकलाम में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रोकने का स्टैंड लिया था, क्योंकि यह भूटान के टेरिटरी के करीब थी। यह एपिसोड भी दिखाता है कि दोनों देश के बीच के ज्योग्राफिकल मुद्दे कितने सेंसिटिव हैं। इन एरियाज के चक्कर में इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशन में हमेशा कुछ टेंशन बनी रहती है। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के कारण इन डिस्प्यूट का कोई सोल्यूशन आने की आशा कमजोर है, लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कंटिन्यू हैं दोनों देश के बीच संवाद बनाए रखने के लिए। ये तो रही बात टेरिटोरियल बाउंड्रीज बचाने की। इसके अलावा इंडिया चाइना के नेबरिंग कंट्रीज पर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को भी कम करना चाहेगा आने वाले सालों में। फिलहाल पिछले कुछ सालों में एशियन कंट्रीज यानी बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चाइना का साथ दिया है। चाइना इन कंट्रीज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है तरह तरह के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए। ऐसे में इंडिया शुड मेक इट अ प्रायोरिटी टू मेक इटसेल्फ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंट्री। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री और प्रेजेंट का पार्ट होने के बावजूद दोनों कंट्रीज भी ट्रेड के लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन रखने वाली कंट्रीज हैं। तो कई प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया और चाइना एक साथ भी दिखते हैं, जैसे कि ब्रिक, G20 एक्सेट्रा। इन सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया और चाइना ने सैकड़ों बार इंटरनेशनल मुद्दों पर सेम स्टैंड किया है। इसका रीजन है कि दोनों कंट्रीज भी अपने मार्केट्स को बढ़ाना चाहते हैं। चाइना ने ऑलरेडी 21st सेंचुरी में अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट में कन्वर्ट कर दिया है और इंडिया भी अपने जीडीपी को साल दर साल बढ़ा रहा है। लेकिन अभी भी इंडिया चाइना से काफी दूर ही है पर कैपिटा इनकम और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। The future is going to be market driven, तो both countries can afford to not to do trade with each other। तो सोशल मीडिया पर चाहे कितना भी बॉयकॉट चाइना ट्रेंड करता रहे, सच तो यही है कि चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इस ट्रेड में चाइना ही बड़ा पार्टनर है। 2022 के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंडिया चाइना से 118 बिलियन यूएस डॉलर्स का सामान इंपोर्ट करता है, जबकि सिर्फ 17 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि इंडिया चाइना के इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो में कितना डिफरेंस है। तो ऑल थिंग्स सेड एंड डन, इंडिया एंड चाइना दोनों कंट्रीज ने अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कमाल की ग्रोथ दिखाई है। जो दो देश 1947 में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोगों को होस्ट करते हैं, आज वो दुनिया की दो सबसे बड़ी मार्केट इकोनॉमीज बन चुकी हैं। तो ये था एक क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिया चाइना रिलेशंस। कैसे हिंदी चीनी भाई भाई से हम पहुंचे बॉयकॉट चाइना तक। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए
और देखते रहें